आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। फाइन। तो देखो, आज की क्लास से हम लोग नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे। अभी से हम लोग एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसका नाम है ई कॉमर्स। इस ई कॉमर्स में हम लोग क्या क्या बनाएंगे? ई कॉमर्स में हम लोग पूरा का पूरा फ्रंट एंड बनाएंगे। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बातें हैं, ई कॉमर्स कोई एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है। ई कॉमर्स एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है और रियल लाइफ में यूज होता है। मतलब किसी भी शॉप पे अगर तुम जाओ और उसको कहो कि तुम्हें क्या आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, तो सिंपल सा ऑप्शन है कि उसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए होगी। एक ई कॉमर्स में बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स में सारी फंक्शनैलिटी बैक एंड पे ही निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं। ई कॉमर्स की मोस्टली फंक्शनैलिटी फ्रंट एंड पे भी बहुत डिपेंड करती है। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होती हैं, क्या क्या पेजेस होते हैं। सबसे पहले कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन हम लोग शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले ये प्लान करना होता है कि इस प्रोजेक्ट में टोटल कितने पेजेस बन सकते हैं, कितने पेजेस बन सकते हैं और उन पेजेस में क्या क्या होगा, उन पेजेस के नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं तुम्हें सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। एक ई कॉमर्स वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है होम पेज। होम पेज वो पेज होता है जहाँ पे सारे कैटेगरी, प्रोडक्ट, ऑफर्स, ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो सबसे पहला पेज जो इसमें होता है वो होता है होम पेज। होम पेज के बाद ई कॉमर्स में साइन अप पेज, साइन अप का पेज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यूजर आएगा तो साइन अप करेगा, फिर हम उसकी जब वो दोबारा आएगा तब हम उसे लॉग इन कराएंगे, तो लॉग इन का पेज। ये हो गए 3। चौथा हमारा इसमें होगा, होम पेज हो गया, फिर होता है कैटेगरी पेज। कैटेगरी पेज या कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट पेज कह सकते हैं। वेट, कैटेगरी पेज में कहते हैं, इसे कहते हैं ऑल प्रोडक्ट पेज। ऑल प्रोडक्ट पेज। इस पेज पे क्या होता है? ऑल प्रोडक्ट पेज पे हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, फिल्टरिंग का सिस्टम दिखता है, वहाँ से हम चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट पेज पे ही फिल्टर होता है। फिल्टर का सिस्टम यहीं पे होता है, जहाँ पे हम लोग प्राइस वाइज फिल्टर करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं और कैटेगरी वाइज फिल्टर करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनके यहाँ पे हम फिल्टर करके उस प्रोडक्ट तक जाते हैं जो हमें रेलिवेंट हो या जो हमें चाहिए होता है। ऑल प्रोडक्ट पेज के बाद अब कोई भी यूजर आया, होम पेज पे वो आया, फिर उसने अपना अकाउंट बनाया, लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद वो ऑल प्रोडक्ट पे गया, चीज़ें उसने फ़िल्टर करी। फ़िल्टर करने के बाद अब वो उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेगा, तो एक कार्ट पेज बनता है जहाँ पे प्रोडक्ट ऐड होते हैं, जो भी यूजर ऐड करेगा। कार्ट पेज के अलावा मान लो कि कुछ प्रोडक्ट उसे पसंद तो आए हैं लेकिन वो कार्ट में अभी नहीं डाल सकता, तो उसके लिए एक होता है विश लिस्ट पेज, जहाँ पे वो अपनी चीज़ें सेव करके रख सकता है कि बाद में हम इसे खरीदेंगे। यानी वो प्रोडक्ट उसे पसंद है लेकिन अभी वो उसे बाय नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसे विश लिस्ट में डाल सकता है ताकि बाद में उसे प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी हो। विश लिस्ट पेज बन गया तो यूजर आया होम पेज पे, उसने साइन अप कर लिया, लॉग इन कर लिया, उसने प्रोडक्ट्स देख लिए, कार्ट में ऐड कर लिया, विश लिस्ट में ऐड कर लिया। अब जो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हुआ है, अब उस पर आगे की चीज़ें चलेंगी। कैसे? कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हो गया, कार्ट प्रोडक्ट पे हो गया, वहाँ से अब वो करेगा चेकआउट, यानी अब वो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर ऑर्डर करेगा, एड्रेस वगैरह सब डाल के डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर दिया उसने। इस तरीके से एक बन गया हमारा चेकआउट का पेज। एक ई कॉमर्स में इतने पेजेस हैं। चेकआउट पेज बन गया, उसने चीज़ें ऑर्डर कर दी। अब जो यूजर है वो अपनी डिटेल्स भी तो देखेगा, यूजर ये भी तो पता करेगा उसने टोटल कितने सामान अभी तक ऑर्डर किए हैं, कितने उसने विश लिस्ट में ऐड करके रखे हैं, कितने उसने कार्ट में ऐड करके रखे हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक होता है हमारे पास अकाउंट का पेज। अकाउंट का पेज, इस अकाउंट के पेज पे पूरी की पूरी ऑर्डर हिस्ट्री दिखती है, ऑर्डर हिस्ट्री दिखती है। इसके अलावा विश लिस्ट दिखता है, मतलब विश लिस्ट का सेक्शन, कार्ड का सेक्शन, मतलब इनके बटन पे क्लिक करके हम वहाँ पे नेविगेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसमें मेन है कि इसमें ऑर्डर की हिस्ट्री बनती है और इसी के साथ यूजर की डिटेल्स सेव होती हैं, जहाँ से वो इसे अपडेट भी कर सकता है। तो अकाउंट पेज बनता है। अकाउंट पेज बन गया तो यूजर होम पेज पे आया, उसने अपना अकाउंट बनाया, लॉगिन कर लिया।
प्रोडक्ट्स उसने देखे, कार्ट में ऐड किए, विश लिस्ट में ऐड किए, प्रोडक्ट उसने ऑर्डर कर दिए, अपनी डिटेल्स जब चाहे तब वो अकाउंट पेज से चेंज कर सकता है। तो ओरिजिनली एक ई कॉमर्स में इतने पेजेस होते हैं। अब एडिशनली अगर हम चाहें तो हम इसमें अबाउट का पेज ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम अपने कंपनी के बारे में बता दें या अपने ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में बता दें कि किस चीज़ से रिलेटेड है। दूसरा, कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस, ताकि कोई यूजर अगर हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो हम उसे एक फॉर्म दे सकते हैं जिसे वो फिल करे, तो उसका डेटा हमें अपने ईमेल पे मिल जाए या हमारे फ़ोन पे मैसेज में आ जाए। इस तरीके से एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हैं। तो लगभग एक ई कॉमर्स में इतने पेजेस होते हैं, 10 पेजेस कह सकते हैं इसे। तो जब भी फ्रंट एंड डिज़ाइन होता है तो हमें इन 10 पेजेस को डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद फिर बैकएंड से इस पर चीज़ें पॉपुलेट कराई जाती हैं, कंडीशन वाइज चीज़ें फिल्टरिंग की जाती हैं, फिर हम इस पर अपने पेमेंट गेटवे वगैरह इंटीग्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन पेजेस इतने होंगे, अगर हम चाहें तो इन 2 पेजेस को स्किप भी कर सकते हैं, 9 और 10 को, लेकिन ये 8 पेज तो कंपलसरी है। मान लो कि हमने होम पेज ही नहीं रखा तो यूज़र आएगा कहाँ पे? साइन अप और लॉगिन का पेज नहीं रखा तो किस यूज़र ने कौन सा सामान ऑर्डर किया है हमें पता ही नहीं चलेगा। तो साइन अप और लॉगिन ज़रूरी है। अब होम पेज पे आया, वहीं से उसने और प्रोडक्ट का अगर पेज नहीं रखा है तो हम लोग होम पेज पे सारे प्रोडक्ट नहीं शो कराते हैं। मान लो कि अभी हमारे पास 10 प्रोडक्ट हैं, हमने होम पेज पे दिखा दिए, कल को अगर 2000 प्रोडक्ट हो गए तो फिर तो स्क्रॉल करते करते ही उसकी हालत ख़राब हो जाएगी यूजर की। तो इसलिए हम एक ऑल प्रोडक्ट का पेज रखते हैं। ऑल प्रोडक्ट में भी फिल्टरिंग का सिस्टम रखते हैं प्रॉपर, कि वो कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सके, प्राइस वाइज फिल्टर कर सके। जैसे हम लोग अगर जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, हमने सर्च किया शूज़, शूज़ में हमारा बजट कितना है, हम उसके अकॉर्डिंग बजट फिट करते हैं, किस कंपनी का हमें चाहिए, किस कलर में चाहिए, ये सारी चीज़ें हम फिल्टर करते हैं। इस तरीके से फिल्टर का सिस्टम होता है। फिर हम प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं, फिर उसे विश लिस्ट में भी हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। कार्ट वाले प्रोडक्ट जब हम कहते हैं कि बाई या फिर ऑर्डर, तो वो फिर चेकआउट पेज पे जाता है। चेकआउट पेज पे हम एड्रेस फिल करते हैं और एड्रेस फिल करने के बाद फिर हम वहाँ से ऑर्डर कर पाते हैं। इसी चेकआउट पेज पे एड्रेस भी फिल होता है और पेमेंट गेटवे भी लगता है, यहीं से पेमेंट कटता है। ऐसा नहीं है कि हम कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करेंगे तभी पैसे ले लेगा, नहीं। जब हम प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर देंगे, वहाँ पे एक बटन होगा ऑर्डर नाउ, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम आएंगे चेकआउट पेज पे। तब हम एड्रेस फिल करेंगे और एड्रेस फिल करने के बाद होगा कि ऑर्डर या बाई, तब पेमेंट गेटवे ओपन होगा और तब हमारा पेमेंट कट होता है। अकाउंट पेज जहाँ से यूजर्स अपनी डिटेल्स चेंज कर सकें, जैसे वो अगर उसने एड्रेस ऐड किया है, अब उसे एड्रेस चेंज करना है, वो चेंज कर सकता है। वो अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकता है, अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकता है। इसी अकाउंट पेज से वो अपनी विश लिस्ट देख सकता है, वो देख सकता है कि उसने क्या क्या ऑर्डर किया है, यानी ऑर्डर की हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें अकाउंट पेज से की जाती हैं। और अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज ये होता है सिर्फ हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए, हम चाहें तो इसे रख सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा ई कॉमर्स को लेके प्रॉपर गाइडेंस होने वाला है या रोड मैप होने वाला, कह सकते हो, जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरे का पूरा पेजेस हम लोग बनाएंगे इसमें वन बाय वन करके। अब देखते हैं कि हम लोग जो ई कॉमर्स बनाने वाले हैं उसकी डिज़ाइन कैसी है। अब हम चीज़ों को थोड़ा एडवांस पे लेके चलते हैं, क्योंकि एक क्लास हम लोगों ने ख़त्म कर ली है पोर्टफोलियो की, जिसे हमने रिस्पॉन्सिव भी किया था। अब सारी चीज़ें लगभग लगभग वे में हैं, एक वे में चल रही हैं। अब हम थोड़ा एडवांस पे आते हैं, नई चीज़ों पे काम करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं फिग्मा के बारे में। फिग्मा, फिग्मा क्या है? ये एक टूल है। ये क्या करता है कि हमें डिज़ाइंस प्रोवाइड करा देता है। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस हैं जो फिग्मा पे फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम चाहें तो हम इस डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मान लो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, हमें तो डिज़ाइन नहीं पता, हम तो कोड लिख सकते हैं। हमें डिज़ाइन चाहिए, एसेट्स चाहिए, उसमें इमेजेस कौन से लगाने हैं, आइकन क्या लगाना है, बटन का कलर क्या रखना है। अगर हम लोग बैठ के सोचेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो ये सारा काम डिज़ाइनर्स का होता है। तो कई सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिज़ाइंस बना के और फिग्मा पे फ्रीली अपलोड कर दिए। तुम चाहो तो उनके डिज़ाइंस को देख के अपने प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो हम लोग वही करेंगे। तो फिग्मा एक डिज़ाइन टूल है जहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर्स अपने
प्रोजेक्ट बना के अपलोड किए हैं, कुछ फ्री भी हैं कुछ पेड भी हैं। हम फ्री वालों को यूज करके अपना काम चला सकते हैं। तो फिग्मा के लिए तुम्हें बस ब्राउज़र पे आना है और जैसे यहाँ पे सर्च करोगे फिग्मा, तुम्हारे सामने फिग्मा की वेबसाइट आ जाएगी। इसे तुम ओपन कर लो। तुम इस पर अपने भी डिज़ाइन चाहो तो बना सकते हो, दूसरे के डिज़ाइन देख सकते हो, दूसरे के डिज़ाइन खरीद सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। जिस तरीके से कोड में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए हमारे पास गिटहब है, डिज़ाइन में कोलैबोरेट करने के लिए फिग्मा। मतलब एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम भी कर सकते हैं। फिग्मा पे आओगे, अपना अकाउंट वगैरह सेटअप कर लोगे, फिर यहाँ पे तुम चाहो तो डिज़ाइन सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे। या फिर सबसे इजी वे जो मैं यूज करता हूँ हमेशा, मैं आता हूँ ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आने के बाद मैं सीधा लिखता हूँ कि जैसे मुझे मान लो पोर्टफोलियो का डिज़ाइन चाहिए, मैं लिखूँगा पोर्टफोलियो डिज़ाइन ऑन फिग्मा, या फिर लिख सकते हो पोर्टफोलियो फिग्मा डिज़ाइन। जैसे लिख के सर्च करोगे, फिग्मा पे जो भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो तुम्हारे सामने ओपन हो जाएंगी। अब उसमें से मैंने पहले वाले लिंक को ओपन कर लिया। जैसे मैं लिंक को ओपन करता हूँ तो मेरे पास फिग्मा से रिलेटेड मतलब फिग्मा पे बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे। अब जो डिज़ाइन मुझे पसंद आता है मैं उसे यूज कर सकता हूँ। मतलब ये बस हमें डिज़ाइन देगा, एक इमेज दे देगा, मैं उसे देख के अपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे डिज़ाइंस आ गए, आने लगे। अब जो तुम्हें पसंद आ रहा है तुम उस पर क्लिक करो। मान लो मुझे ये वाला सेक्शन पसंद आ रहा है, ये पोर्टफोलियो सही लगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे लिखा है ओपन इन फिग्मा। जैसे ही ओपन इन फिग्मा पे क्लिक करते हो तो अब ये बिल्कुल फिग्मा में ओपन हो जाएगा। बिल्कुल एक कैनवास पे ओपन हो जाता है जहाँ पे पूरी की पूरी डिज़ाइन दिखती है। फिग्मा का फ़ायदा ये है कि हम फिग्मा डिज़ाइन से सारे के सारे एसेट्स निकाल सकते हैं। मतलब एसेट्स, फिग्मा में जो भी एसेट्स यूज होते हैं, जैसे मान लो कोई इमेज यूज हुई हम वो निकाल सकते हैं, कोई एसवीजी यूज हुई हो हम उसे भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा मान लेते हैं कि इमेज हो गया, एसवीजी हो गया, आइकन्स यूज हुए हैं उसे हम निकाल सकते हैं। कोई डिज़ाइन में कोई ऐसा डिज़ाइन है जो उन्होंने खुद बनाया है, हम उसे भी ग्रुप करके और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही डाउनलोड कर सकते हैं, बशर्ते ये कोड में नहीं है। फिग्मा इतना एडवांस है कि वो इस डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करता है। ऐसी बात नहीं है कि वो तुम्हें कोड दे नहीं सकता है, लेकिन तुम अभी सीख रहे हो तो सबसे सही ऑप्शन है कि तुम बस उनके इमेजेस डाउनलोड करो, एसेट्स डाउनलोड करो और खुद से चीज़ें बिल्डअप करो। तो हम आ जाते हैं फिग्मा पे। इस तरीके से ये फिग्मा ओपन हो गया। धीरे धीरे यूज करोगे ना तो समझ जाओगे कि ये चीज़ें कैसे यूज हो रही हैं। तो हम आ गए फिग्मा पे। अब यहाँ पे है, इस साइड में इसके पेजेस दिखते हैं नॉर्मली। यहाँ पे देखो फाइल है, फाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेजेस ओपन हो जाते हैं। अब ये है कवर पेज, यहाँ पे लिखा हुआ है कवर, तो ये बिल्कुल ही कवर पेज है इसका, जो अभी डिज़ाइन हमें सामने एकदम दिख रही थी, ये वाला पेज डिज़ाइन के लिए। उसके बाद है होम पेज। होम पेज पे आ जाओ। होम पेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये है पूरी की पूरी वेबसाइट। दोनों फिंगर का यूज करके जैसे ही इसे जूम करते हो तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। इसके साथ थोड़ी सी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि कैनवास पे जब भी चीज़ें बनाई जाती है बिल्कुल फ्रीली रखी जाती हैं, तो इस वजह से। बाकी धीरे धीरे यूज करोगे तो हाथ बैठ जाएगा। अब देखो ये है पोर्टफोलियो वेबसाइट जो इसने डिज़ाइन में बनाई है। ठीक है, पूरे के पूरे ये इमेज है, तुम इसे देख लो और अपने अकॉर्डिंग इसे देख के बना सकते हो इस तरीके से कि हमें ऐसा डिज़ाइन बनाना है। तो फिग्मा का ये फ़ायदा है, डिज़ाइनर्स ने अपनी डिज़ाइन दे दी, तुम अब बैठ के इस पर अपना काम कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें डिज़ाइनर को बार बार कॉल करके किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इमेज दे दो, कंटेंट दे दो, ये दे दो, नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे मान लो कि मैं अगर ये वेबसाइट बनाना शुरू करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा कि हाँ मुझे होम पेज बनाना है इस तरीके से, तो मैं क्लाइंट से अब दोबारा कुछ पूछने नहीं जाऊँगा, मुझे इमेज चाहिए, ये रही इमेज लगी है यहाँ पे। जैसे इस इमेज पे क्लिक करते जाओगे तो ये इमेज एक बार सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट हो गई, यहाँ पे पैनल खुल गया, राइट साइड में पैनल खुल गया। यहाँ पे सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखा होता है एक्सपोर्ट प्रोफाइल। जैसे क्लिक करोगे ये फ़ोटो एक्सपोर्ट हो जाएगी। देखो एक्सपोर्ट हो गई, यही इमेज है।
अब तुम इसे अपने अकॉर्डिंग कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में रख लो, यूज कर सकते हो। ये रही वो इमेज। अब मान लो कि तुम्हें ये इमेज डाउनलोड करनी है, तुम इस पर क्लिक करो, ये इमेज सेलेक्ट होने तक सेलेक्ट हो गया ये इमेज। अब आ जाओ यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन भी हैं, पीएनजी में डाउनलोड करना है, जेपीजी में करना है, एसवीजी में करना है, पीडीएफ में करना है। तुम्हें जो फॉर्मेट पसंद आए उस फॉर्मेट में तुम इसे एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करते ही अब ये इमेज तुम्हारे पास है, तुम इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो ये है फिग्मा का फ़ायदा कि यहाँ पे तुम्हें डिजाइन्स मिल जाते हैं, तुम्हें आइकन्स तक नहीं ढूंढने जाने। आइकन्स भी जो यहाँ पे यूज हुए हैं आइकन, तुम उसे चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे ये आइकन है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये होम सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में तुम इसे पीएनजी में चाहो तो डाउनलोड कर लो या एसवीजी में कर लो। तो मैं इसे पीएनजी में कर लिया मैंने। तो देखो अब ये पीएनजी में डाउनलोड हो गया होम। आइकन्स फोल्डर के अंदर एक होम इमेज आ गई मेरी। काफ़ी मतलब ब्लैक कलर में ही है, इस वजह से दिख नहीं रहा है, बाकी यहाँ पे होम आ गया है। इस तरीके से फिग्मा का ये फ़ायदा होता है कि डिज़ाइन हमें बन के मिल जाते हैं। क्लाइंट को हमें बार बार पूछना नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि डिज़ाइनर वो काम कर लेते हैं। बार बार उससे पूछ के उसने डिज़ाइन तैयार कर दी, तुम्हें बस अब इस डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करना है। अब देखो फिग्मा चाहे खुद ही इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे एक बटन मिलता है कोड मोड, ये है डिज़ाइनर मोड, उसके बाद डेवलपर मोड। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो वो बस कहता है कि प्रीमियम ले लो। प्रीमियम लेने के बाद वो तुम्हें कोडिंग तक दे देता है पूरी की पूरी। और स्टार्टिंग में जब फिग्मा फ्री था तब वो कोड देता था फ्री में, बट अब उसने पेड कर दिया है। जब स्टार्टिंग में था तभी मैंने यूज किया था। ये प्रॉपर कोड भी देता है, यहाँ तक कि कोड तुम किसी एक सेक्शन को बस सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो कि मुझे ये सेक्शन बस बनाना है, मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे कोड पे क्लिक करूँगा, वो मुझे कोड दे देगा पूरा। इस तरीके से फिग्मा काम करता है। और ये कोड सिर्फ HTML CSS में नहीं देता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट व्यू एंगुलर इन सब में ये कोड देता है। फिलहाल हमें कोड पे नहीं जाना, हमें ये डिज़ाइन खुद से बनाना है, तो उस बारे में बात करते हैं। अब मान लो ये डिज़ाइन तुम PDF में डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो यहाँ जो होम मतलब टाइटल जो लिखा है, टाइटल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो ये पूरी इमेज एक बार में सेलेक्ट हो गई है। पूरी की पूरी इमेज एक बार में सेलेक्ट हो चुकी है, हो गई पूरी इमेज सेलेक्ट हो गई। अब तुम यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लो, जेपीजी में चाहो तो जेपीजी में, पीएनजी में या पीडीएफ में। तुमने एक्सपोर्ट कर लिया और फिर तुम इसे अपने अकॉर्डिंग किसी को दिखा के यूज कर सकते हो। उसे बता सकते हो कि हाँ ऐसा डिज़ाइन बना के दो मुझे, या ये डिज़ाइन हमें बनाना है। मान लो 2-3 लोग एक ग्रुप में बैठ के डिज़ाइन बना रहे हो, तुमने ये PDF डाउनलोड कर लिया, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, बोल दिया सबको कि हाँ ऐसा डिज़ाइन हमें बनाना है। तो बस इस तरीके से फिग्मा का यूज कर सकते हो अपने डिज़ाइनिंग के लिए। तो हम लोग भी अभी जो प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, ई-कॉमर्स बनाने वाले हैं, वो भी फिग्मा पे ही है प्रॉपर। फिग्मा पे ही ये डिज़ाइन फ्री में अवेलेबल है, इसी को हम लोग बनाने की ट्राई करते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें होम पेज है, ये रहा, मैं जूम कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा इसका होम पेज है। न्यू बार, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में एक टॉप बार है, फिर है न्यू बार। राइट साइड और लेफ्ट साइड में हमारे पास है इसके कैटेगरी के सेक्शन। राइट साइड में एक इमेज है जो कि स्लाइडर है। उसके बाद फिर ये है कैटेगरी, ये भी एक स्लाइडर है। यहाँ पे एक बटन है अगेन कैटेगरी आइकन्स के साथ, जो कि स्लाइड होगा। इस आइकन का मतलब है कि ये डिज़ाइन स्लाइड होने वाली है। फिर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये स्लाइड नहीं होगा, सिर्फ ये 4 ही रहेंगे प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज है काफ़ी बड़ी सी ऑफर वाली इमेज। अगेन आवर प्रोडक्ट में ये स्लाइडर है तो स्लाइड होगा एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट, यानी ये दोनों लोग आई थिंक एक साथ स्लाइड होने चाहिए। अगेन न्यू अराइवल में जो भी नए ऑफर्स हैं, नए प्रोडक्ट्स आए हैं वो लिस्ट होंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा क्या डिटेल्स और यहाँ पे फूटर का सेक्शन। तो ये इतना हमें होम पेज में बनाना है। तो ये हमारा होम पेज बन के तैयार हो जाएगा इतने में। फिर आते हैं लॉगिन और साइन अप के पेज पे। मैंने टोटल 10 पेज बताए थे, तो ये रहा साइन अप का पेज। इस तरीके से हमारा यूजर आएगा तो उसे साइन अप का इंटरफेस दिखेगा, हेडर फुटर भी होगा, साइन अप भी होगा। लॉगिन का पेज, तो ये रहा उसके लॉगिन का पेज। इस तरीके से लॉगिन का पेज डिजाइन होगा।
उसके बाद है ड्रॉप डाउन, यानी ये जो अकाउंट पे जब क्लिक होगा तो इतने सारे ऑप्शंस खुलेंगे, माई ऑर्डर का, माई कैंसिलेशन का, ये सारे ऑर्डर्स खुलेंगे इसलिए। फिर आगे का डिज़ाइन है कैटेगरी, कैटेगरी में भी ड्रॉप डाउन होगा, फाइन। फिर आगे है विश लिस्ट का पेज। विश लिस्ट के पेज में क्या है, हेडर है, टॉप बार है, हेडर है, उसके बाद है विश लिस्ट का सेक्शन। विश लिस्ट के सेक्शन में यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं और मूव ऑल टू बैग, इस बटन का मतलब होता है जैसे इस पर क्लिक होगा तो विश लिस्ट में जितने प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे हमारे कार्ट में ऐड हो जाएंगे। कार्ट में और विश लिस्ट में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग पेजेस डिस्कस कर रहे थे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कार्ट में कार्ट पेज और विश लिस्ट पेज, इन दोनों में खास फ़र्क क्या है। डिज़ाइन वाइज तो ये दोनों सेम रहेंगे, लेकिन जो मेन अंतर है वो ये है कि कार्ट पेज पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन क्या क्या कैलकुलेशन होता है, तुमने एक प्रोडक्ट अगर ऐड किया और उस प्रोडक्ट की प्राइस 20 रुपये है, तो तुम्हारी फाइनल प्राइस जो बनेगी वो बनेगी 20। अगर तुमने एक और प्रोडक्ट ऐड कर लिया, अगर तुमने एक और प्रोडक्ट ऐड कर लिया, उसकी प्राइस है 30 रुपये, तो इसकी फाइनल प्राइस बनी 30। अगर तुमने इस एक को बढ़ा के 3 कर लिया, अब इसकी प्राइस हो गई 60। और जब टोटल काउंट होता है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल, क्योंकि यूजर से हमें पैसा भी तो लेने हैं, तो टोटल जब काउंट होगा तो ये होगा 90। अब मान लो तुमने 30 वाले 2 आइटम मंगाने हैं, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है ना वो कार्ट पेज पर होता है, इसलिए कार्ट पेज इतना इम्पोर्टेंट है। जबकि विश लिस्ट पेज में क्या होगा, डिज़ाइन सेम रहेगी, डिज़ाइन हम चाहें तो सेम रख सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट बस दिखेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट हमने सेव करके रख लिया है आगे फ्यूचर यूज के लिए। तो इस तरीके से हमारा कार्ट पेज और विश लिस्ट पेज अलग है, बस कैलकुलेशन का फ़र्क है, डिज़ाइन वाइज हम चाहें तो सेम रख सकते हैं। तो ये हमारा विश लिस्ट का पेज है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट शो हो रहा है, इसमें इमेज, ऐड टू कार्ट का बटन और प्रोडक्ट का नाम और प्राइस वगैरह शो हो रहा है बस। अब देखो कार्ट पेज, कार्ट पेज जो होता है वो हल्का सा कॉम्प्लेक्स रखा जाता है। ये है कार्ट पेज, इसमें क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का छोटा सा टाइटल दिख रहा है और एक इमेज दिख रही है, इमेज और टाइटल। उसके बाद उसकी प्राइस, ये सिंगल यूनिट की प्राइस है, मतलब एक सामान अगर हम एक एलसीडी मंगाते हैं तो इतना रुपया लगेगा। यहाँ पे हमने क्वांटिटी बताई है कितना हमें मंगाना है और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है। अगर जैसे ही यहाँ एक की जगह हमने 2 कर दी तो फिर ये प्राइस बढ़नी चाहिए ये, और उसके बाद ये दोनों ऐड होके फाइनल प्राइस बनती है हमारी यहाँ पे। फिर हम चेकआउट बटन पर क्लिक करते हैं, तब हम जाते हैं चेकआउट वाले पेज पे। और चेकआउट वाले पेज पे क्या होता है, तो चेकआउट वाले पेज पे सारे प्रोडक्ट दिखते हैं और उसके बाद हम एड्रेस फिल करते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद अगर हमारे पास कोई कूपन है तो हम कूपन लगाएंगे, नहीं तो ऑर्डर प्लेस कर लेंगे। तो ये होता है कार्ट और चेकआउट का पेज। इस वजह से ये दोनों पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ई कॉमर्स में, क्योंकि सारे कैलकुलेशन इन्हीं 2 पेजेस में होने हैं। कार्ट पेज पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा प्रोडक्ट क्वांटिटी और उसकी प्राइस के बिहाफ पे, और चेकआउट पेज पे हमारा एक सबसे मेन काम होता है वो है पेमेंट गेटवे। अगर हम कैश ऑन डिलीवरी करा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जैसे ही यूज़र ने चूज़ किया ऑनलाइन पेमेंट या बैंक पेमेंट, तो यहाँ पे अब ओपन हो जाएगा पेमेंट गेटवे। तो ये 2 पेजेस सबसे इम्पोर्टेंट पेज हैं ई कॉमर्स, कार्ट और चेकआउट। उसके बाद अकाउंट पेज ये रहेगा जहाँ से यूज़र अपने डिटेल्स देख सकता है, चेंज कर सकता है, यहाँ से वो अपने रिटर्न्स देख सकता है, सारे कैंसिलेशन देख सकता है, सारे ऑर्डर्स देख सकता है, अपने एड्रेस देख सकता है, पेमेंट ऑप्शन क्या है उसका वो देख सकता है, विश लिस्ट देख सकता है। तो ये डिटेल्स अकाउंट पेज पर हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो अबाउट पेज रख सकते हैं, जिसमें हम बस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बताएंगे। और चाहें तो हम कॉन्टैक्ट अस का पेज रख सकते हैं जिसे फिल करके यूज़र का डेटा हमें मिल जाए। एक पेज और होता है 404। 404 पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट पे जब कोई एरर आता है या वो पेज अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो एरर डेवलपर को दिखाई दे वो हम दिखा दें,
ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम एक अच्छा सा पेज बना के उन्हें दिखा देते हैं कि हाँ ये पेज एरर पे है या फिर ये पेज नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं 404 और ये डिज़ाइन दिखा देंगे। एक बटन रहता है जिस पर क्लिक करके वो हमारी मेन वेबसाइट पे आ जाए। एक और पेज इसमें होता है, आई थिंक मैंने अभी वो नोट डाउन करना छोड़ दिया, प्रोडक्ट डिटेल पेज। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है, आई थिंक मैंने नोट नहीं किया है इसमें। होम पेज हो गया, साइन अप पेज हो गया, लॉगिन हो गया, कार्ट हो गया, ऑल प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे एक और पेज रहेगा 5 नंबर, ये रहेगा, उसका नाम है सिंगल प्रोडक्ट पेज। ये पेज क्या करता है, तो जो भी ऑल प्रोडक्ट पेज पे सारे प्रोडक्ट दिखेंगे और सिंगल प्रोडक्ट पेज पे एक प्रोडक्ट की डिटेल्स दिखेगी। सिंगल प्रोडक्ट पेज पे एक प्रोडक्ट ओपन होके दिखेगा। ऑल प्रोडक्ट पे तो तुम्हें सारे दिखेंगे इस फॉर्मेट में, और एक सिंगल प्रोडक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज ओपन होता है, जिसमें हमें उसके बाकी के इमेजेस दिखाई देते हैं, साथ ही उसका टाइटल, प्राइस, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन, कलर, वेरिएंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब अगर हम एक रियल लाइफ ई कॉमर्स की बात करते हैं, जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट। इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला फ्लिपकार्ट है लगभग। इसे ओपन कर लेते हैं और इनके पेजेस समझते हैं, क्या अभी तक मैंने जितने पेजेस बताए वो इनके पास हैं या फिर मैं ऐसे बस झूठ बोल रहा हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले हम जिस पेज पे आते हैं फ्लिपकार्ट में वो है होम पेज। इसका होम पेज का डिज़ाइन ये है, ये इसका पूरा का पूरा होम पेज है। होम पेज के बाद अभी हमारे सामने एक पॉपअप आया था लॉगिन के लिए, ये है इनका साइन अप का पेज कि तुम यहाँ से साइन अप करो, यानी अपना अकाउंट बनाना। और ये है लॉगिन का पेज, अगर तुम लॉगिन करना चाहो तो यहाँ से लॉगिन करो। उसके बाद आता है इनका कार्ट पेज कि कार्ट पे आइटम्स कैसे दिखेंगे। मैं लॉगिन हूँ नहीं तो फिर मेरे कार्ट डिटेल्स नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कार्ट इस तरीके से दिखाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ लैपटॉप अंडर 50,000, सर्च किया मैंने। अब देखो मेरे सामने जो ये पेज खुल के आया है, ये है ऑल प्रोडक्ट का पेज। कैसे ऑल प्रोडक्ट का पेज है, मैंने बताया था ऑल प्रोडक्ट पेज पे फिल्टरिंग का सिस्टम होता है। तो हमें देखो लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा फिल्टरिंग सिस्टम मिला है, मतलब इसमें हम प्राइस कम ज़्यादा करके अपने अकॉर्डिंग सेट करके चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे जो लैपटॉप चाहिए 20,000 से 40,000 के रेंज में दिखाऊँ, तो अब जो भी लैपटॉप दिखाएगा वो 20 से 40 के बीच में होगा, जैसे 35,000, 31,000। तो ये प्राइस वाइज फिल्टर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे है ब्रांड वाइज फिल्टर, किस कंपनी का तुम्हें चाहिए। उसके बाद है टाइप वाइज फिल्टर, किस तरीके की टाइप में तुम्हें लैपटॉप चाहिए, थिन चाहिए, 2-in-1 चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हैंडहेल्ड गेमिंग पीसी चाहिए, नोटबुक चाहिए, क्रोम बुक चाहिए। उसके बाद है सर्च, यानी ये है प्रोसेसर की, किस टाइप का प्रोसेसर तुम्हें चाहिए, कोर i5, i3, i7। प्रोसेसर की जनरेशन वाइज फिल्टरिंग है, रैम कैपेसिटी वाइज फिल्टरिंग है, एसएसडी के भी यहाँ पे फिल्टरिंग है। तो ये पूरा का पूरा फिल्टर सिस्टम है, तुम यहाँ से अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चूज कर सकते हो फिल्टर करके। तो ये होता है फिल्टर सिस्टम जो कि ऑल प्रोडक्ट पेज पे होता है। जैसे ही किसी एक लैपटॉप को मैं ओपन करता हूँ, अब ये ओपन होगा सिंगल प्रोडक्ट वाला। सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे हमें एक प्रोडक्ट की डिटेल्स दिखाई जाती है, एक सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल दिखाई जाएगी। तो जैसे ही मैं सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे आया, ये जैसे ही मैं सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे आया, तो ये देखो राइट साइड लेफ्ट साइड में मुझे इमेज दिख रहा है जिस पे जूम वाला इफेक्ट भी है, यानी जूम वाली फंक्शनैलिटी है कि इमेज को होवर करके वो इमेज हमें जूम होके दिखाई देती है। तो हमें राइट साइड में पूरे के पूरे इमेजेस दिख जाते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर हमें दिखता है टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन उसके, और भी बहुत से ऑफर्स वगैरह, उसके वेरिएंट्स वगैरह, काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें, रिव्यू सेक्शन, ये पूरा का पूरा डिटेल, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट की पूरी डिटेल दिखाई जाती है हमें, दिख रही है पूरी की पूरी डिटेल हमें दिख रही है। तो ये होता है सिंगल प्रोडक्ट पेज।
सिंगल प्रोडक्ट पेज के बाद फिर मैंने क्या बताया था, इनके पास कार्ट पेज होता है, बता दिया, विश लिस्ट का पेज। मान लो कि ये आइटम तुम्हें पसंद आ गया, ये आइटम तुम्हें पसंद आया, लेकिन तुम अभी इसे खरीदना नहीं चाहते क्योंकि इतना तुम्हारा बजट नहीं है। तो तुम इसे क्या करोगे, या तो पहला तो या तो कार्ट में ऐड करो खरीदने के लिए, या तो दूसरा ऑप्शन है कि तुम यहाँ हार्ट वाले आइकन पर क्लिक करके इसे विश लिस्ट में ऐड कर लो। विश लिस्ट में ऐड करने से क्या होगा कि ये आइटम तुम्हारे विश लिस्ट में सेव हो जाएगा। अब मुझे दिखाने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, वेट। हो नहीं पाएगा अभी लॉगिन। आई होप तुम लोग समझ गए कि विश लिस्ट वाले पेज पे जैसे क्लिक करेंगे इस बटन पे कि ये हमारे विश लिस्ट में सेव हो जाएगा और फिर ये आइटम हमारे विश लिस्ट में दिखेगा। इनके पास भी ये सारे पेजेस हैं, होम पेज है, लॉगिन साइन अप के पेजेस हैं, ऑल प्रोडक्ट का पेज है, सिंगल प्रोडक्ट का पेज है, कार्ट का भी पेज है, विश लिस्ट का भी पेज है, चेकआउट का पेज। चेकआउट का पेज तब तक नहीं दिखाया जा सकता जब तक हम लॉगिन ना हो जाए, अकाउंट का पेज भी तब तक नहीं दिखेगा। अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज ये लोग आई थिंक रखे होंगे अपने फूटर में। यहाँ पे देखो अबाउट में है ना कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट का पेज, करियर, फ्लिपकार्ट स्टोरेज, इस तरीके से। तो ये इनका कॉन्टैक्ट अस का पेज है और ये अबाउट अस का पेज है। तो ये ऑप्शनल है, तुम चाहो तो रखो या चाहो तो ना रखो, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं वो ये सारे हैं। तो हमने रियल लाइफ में भी देख ली कि जो अभी ई कॉमर्स चल रहे हैं उनके पास भी ये सारे पेजेस अवेलेबल हैं। तो एक ई कॉमर्स बिजनेस इन सारे पेजेस पे भी वर्क करता है। तो हम लोग डिज़ाइन डिस्कस कर लेते हैं। डिज़ाइन हमें कौन से बनाने हैं, हम लोग बनाने वाले हैं ये डिज़ाइन, ये पूरी की पूरी डिज़ाइन हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें जितने एसेट्स वगैरह चाहिए वो सारे मैंने डाउनलोड करना भी बता दिए हैं तुम लोगों को कि एसेट्स कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। जैसे मान लो मुझे ये इमेज डाउनलोड करनी है, यहाँ पे डिज़ाइन का मतलब भी समझना होगा हमें। जैसे ये प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बस दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये बटन तब दिखेगा जब हम इस पर हॉवर करेंगे। मतलब इस आइटम को हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जब हम इस बॉक्स पर हॉवर करें तो ऐड टू कार्ट का बटन दिखना चाहिए, हॉवर हटाएं तो ऐड टू कार्ट का बटन गायब हो जाना चाहिए। तो इस डिज़ाइन पे ये बना हुआ है। आई होप तुम लोग को डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। अब एक ई कॉमर्स बनाने के लिए इतने सारे पेजेस बनाने हैं, तो हम अपनी पहले डिज़ाइन वाली चीज़ें सेट कर लेते हैं। मतलब आइकन्स कहाँ से लेंगे हम, कई सारी चीज़ें हैं जो हमें सेट करनी होगी कि फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा, और काफ़ी सारे CDN वगैरह हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, उन सबको हमें मेंटेन करना होगा। तो जब भी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जाता है तो हम फोल्डर स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा ध्यान रख के काम करते हैं। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक एसेट्स का फोल्डर नाम का फोल्डर बनाएंगे। एसेट्स के अंदर इमेजेस रखने के लिए IMEGES इमेजेस नाम का फोल्डर बनाएंगे और इसके अंदर सारे इमेजेस रहेंगे। ये एक तरीका है करने का। तुम चाहो तो इमेजेस के अंदर और भी बना सकते हो, जैसे अबाउट के अंदर अबाउट से रिलेटेड इमेजेस रख लिए। उसके बाद अगर तुम चाहो तो कार्ट वाले पेज के इमेजेस कार्ट में रख लिए, विश लिस्ट वाले पेज के इमेजेस विश लिस्ट में रख दिए, या फिर तुम चाहो तो इमेजेस फोल्डर के अंदर सारे इमेजेस। एसेट्स में इमेजेस हमारे आ जाते हैं, SVG सारे इसी में आते हैं। SVG फोल्डर के अंदर SVG रख लो अपने सारे। उसके बाद आइकन्स चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हो, अगर चाहो तो CDN वाइज यूज कर सकते हो। आइकन्स भी हो गए हमारे, और क्या हो गया एसेट्स में, और क्या आएगा, अगर कोई PDF वगैरह यूज करते हो उसे, तो हमारे एसेट्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमें एक एसेट्स नाम का फोल्डर चाहिए होगा। एसेट्स के बाद अब हम रखेंगे पेजेस नाम का फोल्डर। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि होम पेज पहला पेज है और हम लोग हमेशा पहले पेज का नाम तो इंडेक्स रखते हैं, तो इंडेक्स वाला पेज सामने ही रख देंगे हम। उसके बाद बाकी के जो पेजेस हैं उसको हम लोग पेजेस वाले फोल्डर के अंदर रख देंगे, जैसे अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद ऑल प्रोडक्ट का पेज। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पेजेस वाले फोल्डर के अंदर रखते जाएंगे जितने भी हमारे पेजेस होंगे। एसेट्स के ही अंदर अगर हम लोग चाहें तो एक फ़ोल्डर बनाएंगे
CSS जिसके अंदर हम CSS रखेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे JS जिसके अंदर हम अपने सारे JS रखेंगे। तो ये होता है मेन फोल्डर स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम लोग भी काम करेंगे। तो मैं आज फोल्डर पूरा बना लेता हूँ, सेटअप कर लेते हैं आज की सारी चीज़ें। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया एसेट्स, एसेट्स के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया इमेजेस, सारे इमेजेस हम लोग यहीं पर रखेंगे। एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर बनाया CSS, इसमें हम सारे CSS रखेंगे अपने। एक और फोल्डर बनाया JS, इसमें हम लोग अपने सारे JS रखेंगे। इसको रीनेम करता हूँ मैं JS। एसेट्स के अंदर इमेजेस, CSS और JS आ गया। उसके बाद एक और फोल्डर बनेगा पेजेस, इसके अंदर हमारे सारे पेजेस आएंगे और मेन स्क्रीन पे होगी सिर्फ index.html। ये हमारी मेन फाइल जो कि बिल्कुल ही सामने रहेगी। इतना काम हो गया। अब हम CSS के अंदर सबसे पहली चीज़ जो बनाएंगे वो है style.css या main.css। मेन वाले को स्टाइल कहते हैं, style.css। इसमें हम वो CSS लिखेंगे जो सारे पेजेस के लिए इम्पोर्टेंट है। जो CSS सारे पेजेस के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम इसमें रख देंगे। इसके बाद कुछ CSS ऐसे होंगे जो पेजेस वाइज वैरी करेंगे, पेजेस के अनुसार वैरी करेंगे कि हो सकता है वो उसकी ज़रूरत हमें ऑल प्रोडक्ट में हो लेकिन कार्ट वाले में ना हो। उसके लिए हम लोग कभी ज़रूरत पड़े तो सेपरेट CSS फोल्डर भी बना लेंगे, CSS फाइल्स बना लेंगे। जावास्क्रिप्ट में अभी के लिए एक सिर्फ बनाता हूँ मैं script.js। इतनी चीज़ें बन गई। अब हम क्या करते हैं, ये तो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा था, इस पेज की ज़रूरत है नहीं, हटा देते हैं इसे। ये हो गया ई-कॉमर्स का PDF ये रखा है मैंने, ठीक है। ये टेल ड्रॉ रखा है, ये ई-कॉमर्स पेजेस जो हम लोग डिस्कस किए थे अभी, इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि तुम लोग को ये मिल जाए। तो मैं इसे सबसे पहले एक और मैं फोल्डर बना देता हूँ एक्स्ट्रा नाम से, एक्स्ट्रा। अब इसमें क्या होगा ना, जैसे मैंने ये टेल ड्रॉ रखा हुआ है, कभी कुछ समझाना होगा तो मैं समझाऊंगा, और ये फाइल भी तुम्हें चाहिए होगी जब कोड अपलोड होगा तो गिटहब पे। तो ये सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ इन सबको एक्स्ट्रा में रखते जाता हूँ। मतलब क्लास के दौरान हम लोग जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो उसको अगर हम लोग कहीं पे नोट डाउन करते हैं या थ्योरी वाइज समझते भी हैं तो हम उसे एक्स्ट्रा वाले फोल्डर में मैं रख दूँगा ताकि वो तुम्हें मिल जाए बाद में। ये PDF भी मैं एक्स्ट्रा में रख देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था पेजेस के बारे में ई-कॉमर्स के, तो इसको भी मैं एक्स्ट्रा वाले फोल्डर में ही रख देता हूँ। ये भी आ गया है। एक और पेज होगा जहाँ पे हमने डिस्कशन की थी फिग्मा डिज़ाइन के बारे में, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इस पेज को अब हटा देते हैं फिलहाल, इसको भी हटा देते हैं, PDF हटा देते हैं। तो अब हमारे पास index.html है, style.css है और script.js है। तो सबसे पहले मैं HTML का बोलेट कोड मैंने लिखा, इसको हटा के मैंने लिखा ई-कॉमर्स टाइटल में और जी टैग्स, टाइटल लिख दिया। अब मैंने बताया था कि हम लोग सबसे पहले लिंकिंग कर लेंगे style.css की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक style.css। अब ये आएगा नहीं, ये है CSS फोल्डर के अंदर, एसेट्स के अंदर, CSS के अंदर style.css। तो ये होना चाहिए फोल्डर स्ट्रक्चर तुम्हारा इस तरीके से। एक कमेंट यहाँ पे लगेगा, दिस इज मेन CSS लिंकिंग। ये हमारी CSS की मेन CSS की लिंकिंग है, ये लगा दी हमने। तो CSS हो गया। ऐसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करना है, मैंने लिखा स्क्रिप्ट src assets js स्क्रिप्ट js। यहाँ पे भी लगेगा एक दिस इज मेन js लिंकिंग। जावास्क्रिप्ट की भी लिंकिंग हमने कर दी। ये इंडस्ट्री लेवल का फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसे मेंटेन करके चलना है क्योंकि कंपनियों में जो भी काम होता है इसी फोल्डर स्ट्रक्चर पे ही होता है। ये तो अभी फ्रंट एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर है, बैक एंड में भी ऐसे ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं जब भी काम होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि हाँ फोल्डर स्ट्रक्चर को सही से समझ पाओ तो इन चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलना। हमने जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग कर दी, CSS की लिंकिंग कर दी।
अब हमें डिसाइड करना है कि हम आइकन्स के लिए क्या करने वाले हैं। आइकन्स यूज करने के हमारे पास कई तरीके हैं। पहला है कि हम उनके इमेजेस डाउनलोड करके यूज करें, जो कि बिल्कुल ही बेकार तरीका है। दूसरा है हम SVG यूज करें, एक सही तरीका है SVG यूज करना। तीसरा तरीका है कि कोई हम आइकन की लाइब्रेरी यूज करें, जैसे कि फॉन्ट ऑसम हो गया, या फिर हमारा रिमिक्स आइकन हो गया, रिमिक्स आइकन, या फिर तुम चाहो तो आइकन 8। इस तरीके से कई सारे आइकन की लाइब्रेरीज हैं। एक है ह्यूज आइकन। तो कोई एक लाइब्रेरी हम लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो आइकन्स के केस में हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है। अगर इमेज वगैरह यूज करनी है कोई दिक्कत ही नहीं। अगर हमें कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करनी है तो हमें उसकी लिंकिंग करनी होगी। तो हम इस केस में देख लेते हैं। हम CSS के केस में भी देखने वाले हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। रिस्पॉन्सिव के लिए कोड तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में कोड बैठ के लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो वी विल यूज बूटस्ट्रैप इस प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करेंगे टेलविंड। दोनों ही काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। तो अभी के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, अगली बार हम लोग टेलविंड यूज करेंगे। तो बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। इस बूटस्ट्रैप में मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा कि कॉपी पेस्ट करके कैसे चलता है, नहीं। मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस रियलिटी में यूज कैसे की जाती है। क्योंकि बूटस्ट्रैप फेमस है अपने क्लासेस के लिए। कोई भी लाइब्रेरी फेमस होती है अपनी क्लासेस के लिए, ना कि कंपोनेंट्स के लिए। कंपोनेंट्स तो हम खुद बनाएंगे, ना कि उनसे बनवाएंगे। तो कंपोनेंट्स के लिए फेमस नहीं है, बूटस्ट्रैप फेमस है अपनी क्लासेस के लिए। हम उसकी क्लासेस यूज करेंगे और देखेंगे कि क्लासेस वाइज कैसे काम होती है। तो रिस्पॉन्सिव के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम चाहें तो बूटस्ट्रैप के आइकन यूज कर सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप भी हमें आइकन प्रोवाइड करता है। तो हम चाहें तो बूटस्ट्रैप का आइकन यूज कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं बंद करता हूँ। आई होप तुम लोग को फिग्मा समझ में आ गया होगा कि डिज़ाइन के लिए कैसे फिग्मा यूज कर सकते हैं। ये जो लिंक है फिग्मा का, ये भी मैं कोशिश करूँगा कि दे दूँ तुम्हें, ताकि तुम अगर डिज़ाइन चाहते हो खुद से एक्सप्लोर कर पाओ, चीज़ें डाउनलोड कर पाओ, एक्स्ट्रा चीज़ें कर पाओ क्लास के बाद भी, तो कर सकते हो। तो मैं आ गया ब्राउज़र पे, मैंने सर्च किया बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 5 चल रहा है। मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं मोस्टली यूज करता नहीं हूँ, मैं टेलविंड करता हूँ इस वजह से। बट ठीक है, बूटस्ट्रैप हमने सर्च कर लिया। उसके बाद मैं सर्च करता हूँ बूटस्ट्रैप आइकन, और इन दोनों को देखते हैं। बूटस्ट्रैप सर्च किया, बूटस्ट्रैप आ गया, ठीक है, ओपन कर लिया मैंने बूटस्ट्रैप को। उसके बाद है बूटस्ट्रैप आइकन, ये भी आ गया ऑफिशियल पेज इसका, इसको भी ओपन कर लिया। अब देखते हैं कि दोनों को इंटीग्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो बूटस्ट्रैप आइकन अगर रिएक्ट वगैरह के साथ यूज करना है तो ये कमांड चलानी होती है, npm i बूटस्ट्रैप आइकन। आइकन इंस्टॉल हो जाते हैं, बट हम लोग तो चलाने वाले हैं नहीं। तो हम लोग देखते हैं CDN जैसा कोई ऑप्शन है या फिर नहीं। freely high quality open source icon library with over 2000 icons, okay, including them SVG, SVG spread, web fonts, use them with or without bootstrap in any project। मतलब हम चाहे तो बूटस्ट्रैप के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं और बिना बूटस्ट्रैप के भी यूज कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बूटस्ट्रैप यूज करो तो बूटस्ट्रैप आइकन यूज करना है, या फिर बूटस्ट्रैप आइकन यूज करना है तो बूटस्ट्रैप की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है इनके बूटस्ट्रैप के लिंक पेज, ठीक है। हम लेटेस्ट वर्जन पे आ गए हैं 5.3 पे। चाहे तो हम किसी प्रीवियस वर्जन पे भी जा सकते हैं, बट वे भी ठीक है, लेटेस्ट के साथ काम करते हैं। इन्होंने बताया कि अगर कोई रिएक्ट वगैरह के साथ काम कर रहा है पैकेज मैनेजर्स के साथ, तो इन पैकेज से इंस्टॉल होता है। बट हम लोग CDN के साथ काम करने वाले हैं। CDN में इसने बताया है कि ये 2 CDN हमें लगानी है। When you only need to include bootstrap compiled CSS और JS, you can use JS delivery, okay। सिंपल क्विक स्टार्टअप पे आ जाते हैं। क्विक स्टार्टर ये रहा, ये हमें कोड भी दे रहा है, ठीक है। इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS, हमें यहाँ पे एक लिंक दे रही है, CSS की मिल रही है और एक JS की मिल रही है, फाइन। यही लिंक हमें यहाँ भी मिल रही थी। लिंक टैग को कभी भी कॉपी किया करो और अपने कोड में पेस्ट किया करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है लिंक टैग को पेस्ट करने का,
जहाँ पे तुम्हारा CSS है इसके ऊपर। रीजन क्या है? रीजन मैंने पहले ही बताया था कि कोडिंग हमेशा लाइन बाय लाइन चलती है। अब मान लो कि इसमें किसी चीज़ को रेड कलर में दिया गया है और मुझे उसे ब्लैक में करना है, तो मैं अपने CSS से उसकी क्लासेस ओवरराइड कर सकता हूँ। इस वजह से कोई भी अगर एक्सटर्नल CSS लगा रहे हो तो अपने CSS के ऊपर लिखो उसे। यहाँ पे भी हम एक कमेंट डाल देंगे। अभी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया दिस इज बूटस्ट्रैप CSS लिंकिंग। ये बूटस्ट्रैप की CSS हो गई हमारी, और ये हमारी मेन CSS हो गई। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के लिए ये कोड कॉपी करना है। जावास्क्रिप्ट में भी सेम कंडीशन है, अपनी जावास्क्रिप्ट को सबसे नीचे रखना है और एक्सटर्नल कोई भी जावास्क्रिप्ट ऊपर रखना है। यहाँ पे भी एक कमेंट आएगा दिस इज बूटस्ट्रैप JS लिंकिंग। तो हमने बूटस्ट्रैप को लिंक कर लिया। चेक कर लेते हैं क्या सच में लिंक हुआ है। h1 टैग हेलो, इसको मैंने किया गो लाइव। लेट्स सी। बूटस्ट्रैप एक अलग फॉन्ट फैमिली यूज करता है, इस वजह से मुझे पता था कि अगर ये लिंक सही होगा तो हमें फॉन्ट फैमिली दूसरी देखने को मिल जाएगी। देखो अभी इसकी फॉन्ट फैमिली देखो ये है। अगर मैं बूटस्ट्रैप की लिंकिंग हटाता हूँ, कैसे हटा सकता हूँ? मैंने ये CSS की लिंक हटा दी। अब देखिए फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। तो ओरिजिनल CSS जो फॉन्ट फैमिली यूज करता है वो ये है, लेकिन जैसे ही हम कोई बूटस्ट्रैप को लगाते हैं तो बूटस्ट्रैप बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता है। मैंने ये भी बताया था कि ध्यान देना। अभी देखो ऊपर से ये मार्जिन ले रहा है ना। इसके लिए हम लोग CSS में क्या करते थे? देखो अभी ये लेफ्ट साइड से भी ले रहा है, इसके लिए हम लोग CSS में मार्जिन 0 पैडिंग 0 यूनिवर्सली लिखते थे। लेकिन जैसे ही हम बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ये चीज़ें सेट कर देता है। अब देखो कोई गैपिंग नहीं है, मतलब बूटस्ट्रैप हमारा इंस्टॉल हो गया है। बूटस्ट्रैप हमारी सही से लिंकिंग हो गई है। बूटस्ट्रैप के बाद अब हम देखते हैं बूटस्ट्रैप आइकन को कैसे लगाना है। तो बूटस्ट्रैप तो हो गया फाइन। बूटस्ट्रैप आइकन कैसे लगाना है? और फिर हम ओपन करके लगा सकते हैं, बट नहीं, हम देखेंगे कि क्या कोई CDN है। यहाँ से तो लाइट मोड डार्क मोड है, ये किस लिए है? ठीक है, यहाँ गिटहब पेज पे देखते हैं इसके कि गिटहब पेज पे शायद कोई ऑप्शन मिले हमें। डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा अभी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बूटस्ट्रैप आइकन को अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, मान लो मुझे यूज करना है ये टू, कैसे यूज हो सकता है? मैंने टू पे क्लिक किया। नॉर्मली तो बाकी लाइब्रेरी में एक मोडल ओपन होता है जहाँ पे हमें कोड मिलता है। ठीक है, इसमें पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद हम चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं SVG को। उसके अलावा हम चाहें तो इस आई टैग को यूज कर सकते हैं। मैंने आई टैग कॉपी किया और अपने कोड में इसे पेस्ट कर दिया H1 के बाद। लेट्स सी क्या होता है। आ गया रन वाला पेज। ठीक है, इस तरीके से आया नहीं हमारा आइकन। कोड में एक बार देख लेते हैं। आइकन तो आया है, दिख नहीं रहा है। आई होप कलर रेड तो दिखे नहीं। ठीक है, आई होप आइकन आया नहीं है। तो इसको कैसे लगाना है? डाउनलोड करके तो लगा सकते हैं, एक ऑप्शन है। यहाँ से हम चाहें तो डायरेक्ट SVG लगा सकते हैं। यहाँ से SVG कॉपी किया और अपने कोड में पेस्ट कर सकते हैं। SVG बाई जी लग जा रहा है। देखो SVG लगाते ही ये हमारे सामने आ गया है। बशर्ते SVG के कोड काफ़ी लंबे होते हैं तो इस वजह से SVG थोड़ा सा कम पसंद है मुझे। बाकी तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, इस SVG को अपने एसेट्स के अंदर एक नया फोल्डर बना लो SVG और वहाँ पे रख के यूज कर सकते हो।
बट बूटस्ट्रैप आइकन लिंक तो होना चाहिए। तो इस पे थोड़ा देखते हैं कि लिंक कैसे करना है इसे। डिजाइन और डेवलपमेंट टिप्स एड्स, ठीक है, एक तरीका और है इसका, मैंने लिखा बूटस्ट्रैप आइकन CDN। इस तरीके से तो इसका CDN मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, CDN मिल नहीं रहा है मुझे। बूटस्ट्रैप ठीक है, करंटली ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आइकन, आइकन स्प्राइट, इंस्टॉल, यूजेज, इंस्टॉल और यूजेज, ये दो पेजेस ओपन कर लेता हूँ। गिटहब रेपो मुझे चाहिए, ये रहे आइकन, काफ़ी ज़्यादा है। और फूटर में कोई चीज़ है, ये रही CDN इसकी। इसकी CDN सबसे नीचे है, इसलिए मिल नहीं रही थी हमें। 2000 आइकन स्क्रॉल करने के बाद इसकी CDN दिखी है। हम चाहें तो पूरे के पूरे SVG को, आइकन्स को हम एक बार में डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, बट हम CDN वाइज यूज करेंगे। तो ये है वो CDN जो हमें यूज करनी है। बस इस CDN को कॉपी करो, लिंक टैग में है ये। लिंक टैग को कहाँ पेस्ट करना है, तो हमेशा अपने वाले CSS के ऊपर। अब ध्यान देना, ये हमने बूटस्ट्रैप की CSS लिंक की है, और बूटस्ट्रैप आइकन कब यूज हो पाएगा, जब हम बूटस्ट्रैप के नीचे करेंगे उसे। तो नीचे रख देना, कायदे से नीचे न रखो फिर भी वो चलेगा, बट कोशिश करना कि बूटस्ट्रैप के नीचे रखें। इसका नाम है बूटस्ट्रैप आइकन CSS लिंक। अब हम इस SVG को बंद करते हैं। इस SVG को मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, SVG को जैसे ही कमेंट किया तो वो SVG हट गया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा बूटस्ट्रैप वाला आइकन यूज हो पा रहा है। ये तो SVG है, और ये SVG यूज करने का तरीका हम ये लगाते हैं ब्लू कलर में अलार्म। पहले सारी चीज़ें बंद करता हूँ, मैं बहुत सारे पेजेस ओपन हो गए, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। अब काम करना चाहिए क्योंकि अब लिंकिंग्स हो गए हैं, तो बूटस्ट्रैप आइकन वो क्लिक हो जाएगा। अभी भी नहीं आया, अब क्या दिक्कत है इसे चेक करते हैं फिर से। बूटस्ट्रैप आइकन, और एक मैं सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप आइकन CD। हम चाहे तो कोई एक्सटर्नल आइकन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे फॉन्टोसम या फिर ह्यूज आइकन पे आ जाते हैं। इस बार ह्यूज आइकन, ह्यूज आइकन करके भी एक लाइब्रेरी है, ये हमें SVG भी डायरेक्ट प्रोवाइड करा देता है। इस वजह से ये है ह्यूज आइकन की ऑफिशियल वेबसाइट, hugeicons.com। बूटस्ट्रैप आइकन CDN, बूटस्ट्रैप आइकन, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। CDN JS की वेबसाइट क्यों नहीं है? ये है CDN JS की वेबसाइट। मुझे यूज करना है ये आइकन 2 को मैंने कॉपी किया, मैं आ गया अपने कोड में, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, हमने देखा हाँ अब ये आ रही है।
मतलब हमारा सही लिंक हुआ था, बस वो आइकन काम ही नहीं कर रहा था जो हम यूज कर रहे थे। फाइन, ये ब्राउज़र बंद कर देता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप आइकन की लिंकिंग हो गई है। सेम वही बस लिंक मैंने यहाँ पे डाली थी और अब हम बूटस्ट्रैप आइकन को यूज कर सकते हैं। इसके लिए बस तुम्हें बूटस्ट्रैप आइकन पे आना है, जो आइकन तुम्हें यूज करना है उसका आई टैग में कोड मिल जाएगा, कॉपी और पेस्ट, जैसे बाकी लाइब्रेरी में होता है सेम टू सेम। तो आइकन का हमारा काम हो गया। तो हमारे पास और क्या क्या हो गया, आइकन के लिए हमने डिसाइड कर लिया है कि आइकन के लिए हम यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप आइकन। उसके बाद रिस्पॉन्सिव के लिए हम यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप। इन दोनों की लिंकिंग हो गई है। और इस प्रोजेक्ट में क्या सेट करना है हमें, फोल्डर स्ट्रक्चर हमने कर लिया है, फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया और आइकन्स हो गए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ और है जो अभी हमें प्रिपेयर करनी है, वो है स्वाइपर जेस। स्वाइपर जेस क्यों, कोई एक हमें जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी चाहिए होगी जो कि चीज़ें स्लाइड करे। क्योंकि जब मैंने तुम्हें पीडीएफ दिखाई थी या फिर जब मैंने तुम्हें डिज़ाइन दिखाया था तो तुम्हें बताया था कि मोस्टली कैटेगरी वाइज की जो चीज़ें हैं वो स्लाइड हो रही होती हैं, और उस स्लाइडर को हम लोग बैठ के तो खुद तक कस्टम बनाएंगे नहीं, टाइम लगेगा उसमें। तो हम अलग लाइब्रेरी यूज करते हैं इसके लिए, जैसे स्वाइपर जेस, स्लाइड जेस, इस तरीके से काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं, आउल कैरोजल ऐसे। तो हम कोई एक स्लाइडर यूज करने वाले हैं जो कि इसे स्लाइड कर पाए, यहाँ पे इमेजेस को स्लाइड कर पाए। इसके अलावा जो इसे स्लाइड करे इस कैटेगरी को, क्योंकि बटन्स हैं तो ये भी स्लाइड होगा, जो फिर इसे स्लाइड कर पाए इस वाले सेक्शन को। इसके लिए भी हम लोग एक लाइब्रेरी यूज करेंगे। तो फिर हमें वो भी अभी डिसाइड करना है कि उसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं। स्वाइपर जेस हमारे पास ऑप्शन है, स्लाइड जेस ऑप्शन है, और एक और है जो मोस्टली यूज होता है वो है आउल कैरोजल। तो इसको तो हम तभी लगाएंगे जब हमें उसकी नीड होगी। तो लगभग हमने सारे काम पूरे कर लिए हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए इम्पोर्टेंट था। हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया काफ़ी अच्छा सा, एसेट्स इसके अंदर CSS, इमेजेस के अंदर हमारे इमेजेस, JS के अंदर इसका JS, इसके अलावा एक्स्ट्रा में जो भी क्लास से रिलेटेड एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी उसकी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी हमें। तो पेजेस में हम अपने सारे के सारे पेजेस रखने वाले हैं, और मेन फाइल हमारी index.html रहने वाली है। index.html में भी जो भी CDN वगैरह हमें चाहिए था उसे हमने लिंक कर लिया, चीज़ें टेस्ट भी कर ली हैं, सारी चीज़ें अभी तक वर्किंग है। कमेंट को मैं थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सारे के सारे JS की लिंक्स होने वाली हैं इसके नीचे, इसको ऐसे कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट लिंक्स हो गया। यही सेम डिजाइन यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, CSS लिंक्स ऊपर में नहीं लेंगे, यहाँ पे ही सही है। तो लगभग ये सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई। अब हम लोग कल से अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट पूरा का पूरा हेडर सेक्शन बन जाए, ये कैरोजल बन जाए, और लेफ्ट साइड में ये बन जाए। मतलब बस हमें ये प्रोडक्ट सेक्शन बनाना रहेगा, और एक बार अगर ये प्रोडक्ट बन जाता है तो यही सारे प्रोडक्ट्स कॉपी पेस्ट होने वाले हैं हर जगह। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट ये होम पेज आधा बन जाएगा कल के कल ही। तो आई होप आज की चीज़ें समझ में आई होगी। आज की क्लास में मेन इंपॉर्टेंट बस यही चीज़ें हैं, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करने से पहले, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले प्लान किया जाता है, और वो प्लानिंग ऐसे ही होती है कि हम आइकन्स कौन सा यूज करें,
कौन सी लाइब्रेरी डालें, रिस्पॉन्सिव के लिए क्या यूज करें, फोल्डर स्ट्रक्चर कौन सा हमें रखना है, क्या हमें इमेजेस बड़ी साइज़ की यूज करनी है या छोटी साइज़ की यूज करनी है। इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग की जाती है पहले। आई होप कि आज का प्लान तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग कल से इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हम लोग चीज़ें और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग को पता है कि GTEx की वेबसाइट लाइव हो चुकी है gtex.in। तो हम लोग चीज़ें अब एक्सपेंड करना शुरू कर दिए हैं। बहुत ही जल्द कुछ और क्लासेस प्लान की जा रही हैं रिएक्ट के लिए, PHP के लिए, रिएक्ट फ्रंट-एंड के लिए और PHP बैकएंड के लिए। जिन्हें चाहिए कि 6 सेमेस्टर के बाद ही हम डायरेक्ट जॉब कर पाएँ, तो बैकएंड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है PHP, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल है PHP पे। PHP एंड MySQL डेटाबेस के लिए MySQL। तो अभी क्लासेस इस पर प्लान की जा रही है। तो ग्रुप में हो सकता है आज या कल तक में एक गूगल फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म, उस पर डिटेल्स फिल कर देना। रीजन, क्योंकि जब भी क्लासेस प्लान की जाएंगी तो हम उसी फॉर्म में ही पूछ ले रहे हैं कि किसको क्या सीखने का मन है। जैसे किसी को रिएक्ट सीखना है, किसी को पूरी की पूरी मॉन स्टैक ही सीखनी है, किसी को PHP के साथ बैकएंड सीखना है, किसी को नोड के साथ बैकएंड सीखना है। तो इसलिए हम चीज़ें थोड़ा क्लियर कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी को लेकर इंटरेस्टेड हैं। तो चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं, ध्यान रखना। गूगल फॉर्म का लिंक आते ही इसे फिल कर लेना। इसे तुम चाहो तो अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर वो ग्रुप में ऐड ना हो तो उसे ऐड करा सकते हो। सबके पास परमिशन है ग्रुप में मेंबर्स ऐड करने की, क्योंकि अभी भी ग्रुप ओपन रखा गया है, तो कोई भी ऐड कर सकता है। क्लासेस एज इट इज़ फ्री भी होने वाली हैं, कोई पेड क्लासेस नहीं होने वाली हैं। क्लासेस की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगी और वही प्रोजेक्ट वाइज ही हमारा काम चलेगा। लेकिन जब हम लोग रिएक्ट और PHP MySQL शुरू करेंगे तो पहले इसमें हम प्रॉपर क्लासेस लेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स कराएंगे और वो जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो इंडस्ट्री ग्रेड के प्रोजेक्ट्स होंगे जो तुम्हें 6 सेमेस्टर के बाद ही मेनली जॉब में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये दोनों कोर्स ही शुरू होंगे सिर्फ और सिर्फ जॉब वालों के लिए, कि जिन्हें 6 के बाद जॉब करनी है या उस लेवल की नॉलेज कि 6 सेमेस्टर के बाद वो कहीं भी अप्लाई करें तो इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में एंड करते हैं। कल से हम लोग अपने आगे के प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करेंगे। थैंक यू।